अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग फाइन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमारा कल फर्स्ट लेक्चर डिलीवर हुआ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जो है वो उसको डिस्कस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंट। आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेंगे और उसके बाद ये छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे मूव कर जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिस कॉल्ड एफए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, कौन इसके स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो बेसिकली इसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक सिंगल बॉडी अगर है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई एक सिंगल बॉडी नहीं है बल्कि ये मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इसको शेप कर रहे होते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव शेप्ड द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। नेशनल और लोकल लेजिस्लेशन है, यानी किसी भी कंट्री का नेशनल लेजिस्लेशन जो है, यानी उसका उसका जो आइन है, ठीक है, वो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ लैंड है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिविजुअल जजमेंट्स, अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं इसमें। इंडिविजुअल जजमेंट्स हैं इसके बाद, यानी इंडिविजुअली लोग जो अपनी जजमेंट के साथ जो है वो कुछ हाँ। डिसीजंस ले रहे होते हैं। थोड़ी बहुत जो है वो इसके अच्छा। अंदर लिबर्टी मौजूद होती है इंडिविजुअल जजमेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अदर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, इसके अलावा और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के, जैसे एसीसीए की बात करते हैं, ठीक है। एसीसीए ना सिर्फ जो है वो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करता है, बल्कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिवाइस करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा है जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ गैप है, इनको गैप कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को शेप करने में। और इसके अलावा कुछ फेयर प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल है, ये भी जो है वो एक रूल है। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इट मस्ट बी फेयर। इसमें आप किसी किस्म की विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्रॉफिट जो है उसको आप बढ़ा चढ़ा के बयान करें, ठीक है, या लॉस जो है उसको आप जो है वो कम करें। इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। फेयर का मतलब ये है कि जो है जैसा है कि बुनियाद पे आपने इसको बनाना है, ठीक है। अच्छी है तो भी प्रेजेंट करें, बुरी है तो भी प्रेजेंट करें, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये हेल्प करे कि वो अच्छा डिसीजन कर सकें कि आया कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। भाई गैप क्या है? गैप इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग अकाउंटिंग। एक सेट ऑफ रूल्स, काफी सारे रूल्स हैं जी ये, जो कि अकाउंटिंग को गवर्न कर रहे होते हैं। ये रूल्स कहाँ से आए हैं? ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर जो है वो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, तो ये लोकल कंपनी लेजिस्लेशन, ये कंपनी का अपना लेजिस्लेशन होता है या कंपनी का अपना जो है वो एसओपीज होते हैं, उनसे भी जो है वो डिराइव होता है। और वो जो एसओपीज है वहाँ की जो नेशनल अकाउंटिंग बॉडीज होती है ना, ये बनाती हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान, और आईसीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर देखें तो ये है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखें तो ये है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एक और तरह की अकाउंटिंग होती है, उसको जो फाइनेंस होता है उसको क्या कहते हैं? पब्लिक फाइनेंस। तो वो पीफा है, PIPF, पीफा। ये पब्लिक फाइनेंस को डील करता है। पीफा पब्लिक फाइनेंस, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंट। तो ये कुछ इदारे हैं। बताने का मकसद ये है कि ये वो इदारे हैं, ये अकाउंटिंग बॉडीज हैं जो कि अकाउंटिंग को शेप करते हैं, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनको ये डिवाइस करते हैं। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर कंट्रीज के अंदर जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी डे टू डे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि अडॉप्ट करती रहती हैं। स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कौन सी होती है? ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी JSC, या फिर ये PLCs होती हैं, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो उनको, उनके लिए भी जो है वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन जी दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 2 जो है वो बहुत छोटा सा था, इसमें इससे ज्यादा मजीद कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और होगा तो मैं आई लेट यू नो, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। अली सईद, आप डेमो क्लास में बिल्कुल पढ़ चुके हैं। आज के दिन जो है वो हम लोग, चूंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं पढ़े थे डेमो में, तो वो ये चाह रहे थे कि आप दोबारा हमें करवा दें, इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं। आई नो दैट कि आप सब लोगों ने इनको डेमो में पढ़ लिया होगा, तो बी पेशेंट। आज के दिन जो है वो हमारा, हम जो डेमो तक जितना हमने पढ़ा हुआ था 4-5 लेक्चर से, उनको दोबारा कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी जो है वो इसको कवर कर लें और कल से जो है वो हम लोग जो है वो फ्रेश चैप्टर्स के ऊपर जाएं। तो आई होप के बाकी लोगों को भी जो है वो आप साथ मिलने में हेल्प करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, दीज आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है ये क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है, एक तो हमने गैप पढ़ा था
और उसके अलावा कुछ और अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अकाउंटेंट्स फॉलो सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशंस। कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये अकाउंटिंग के कुछ कन्वेंशंस हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग के समझ लेंगे आप कुछ रूल्स हैं जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। पहला जो रूल है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि हम जिस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, ये फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी जब तक हम लोग जो है प्रिडिक्ट करते हैं, जब तक हम फोर्सी कर सकते हैं, तब तक ये जो बिजनेस है ये बंद होने वाला नहीं है। तो द बिजनेस इज नॉर्मली व्यूड एज ए गोइंग कंसर्न दैट इज एज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी फोर्सिएबल फ्यूचर तक ये जो बिजनेस है ये काम करेगा। इट इज assumed that the business has neither the intention nor the necessity of liquidation। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस जो है लिक्विडेट नहीं होने वाला। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जब बिजनेस लिक्विडेट होने वाला होता है तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं बनाते। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जिसपे आपने इसको परचेज किया है, ठीक है। परचेज करके उसमें से माइनस जो है वो हम लोग उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। तो हम इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम किस पे बनाएंगे? अगर हमें पता है कि अगले साल ये कारोबार खत्म हो जाना है और ये गोइंग कंसर्न नहीं है, इट इज नो मोर गोइंग कंसर्न, तो फिर हम किस पे बनाएंगे? फिर उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इस पे बनाएंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि इसको बेच के जो एसेट को, किसी भी एसेट है, फॉर एग्जांपल हमने अगर व्हीकल को बैलेंस शीट में लिखना है तो हम देखेंगे कि इस व्हीकल को अगर मार्केट में सेल करें तो ये कितने की बिकेगी। वो वैल्यू जो है वो हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, ना कि वो वैल्यू जिसके ऊपर हमने उसको बाय किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस इज बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। ये बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसको कोई बंद होने का कोई खतरा है या अगले साल या उससे अगले साल ये बंद होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग हमें क्या कहती है जी? एक्रूअल बेस अकाउंटिंग मींस यू रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग ये कहती है कि हमने इनकम को जब अर्न कर लिया तो उसको लिख है, और एक्सपेंसेस जब हो गए हैं तो उनको लिख ले, चाहे आपने कैश रिसीव किया या नहीं किया, कैश पे किया या नहीं किया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इस साल का दिसंबर का जो है वो बिजली इस्तेमाल कर ली, ठीक है, और बिल जो है वो जनवरी में जाके आया, लेकिन उसको दिसंबर में आप पार कर लें, बेशक आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिट्स हैं, तो आपको ऑनलाइन भी आप उसको देख सकते हैं। तो आप उसको जो बेशक आप जनवरी में जाके उसको पे करेंगे, आप उसके बाद जाके पे करें, लेकिन अगर वो दिसंबर में आपको बिल का पता लग गया तो आप उसको दिसंबर में ही चार्ज करेंगे। तो ये जो है वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। एग्जांपल, इफ यू सेल गुड्स इन मार्च ऑन क्रेडिट, आपने मार्च में चीजें बेची क्रेडिट पे और रिसीव कैश इन अप्रैल, लेकिन कैश जो है वो आपको अप्रैल में मिलता है। मार्च में चीजें बेची, अप्रैल में कैश मिला। अब ये जो इनकम है ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? यू विल रिकॉर्ड इनकम इन मार्च। आप इनकम को या सेल्स को मार्च में रिकॉर्ड करेंगे, रादर देन कि आप इसको अप्रैल में रिकॉर्ड करें। सिमिलरली, इफ यू यूज इलेक्ट्रिसिटी इन दिसंबर, अगर आप दिसंबर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं बट पे बिल इन जनवरी, तो आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है इसको किस मंथ में पार करेंगे? आप इसको दिसंबर में पार करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी कि ये एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो होती क्या है। अच्छा, देन इसके बाद आ जाती है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मटेरियल इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट इज मटेरियल का मतलब है कोई चीज इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। कि कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है तो उसको लाजमी जो है वो आप बैलेंस शीट का या अगर बैलेंस शीट में नहीं लिखी जा सकती तो उसको डिस्क्लोज जरूर करें, ठीक है। डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो चीजें उसमें नहीं आ सकती है ना, तो उनको हम डिस्क्लोजर में दे देते हैं। Information is material if the omission or misstatement could influence the economic decisions of the user taken on the basis of the financial statement। कहते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल है यानी इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है, यानी इसका मतलब क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होती है जो इन्वेस्टर, ठीक है, उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ जी कोका कोला। आप वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और अचानक आपको पता लगा कि कोका कोला जो है वहां पे बहुत बड़ा बिलियंस का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो सर पकड़ के बैठी हुई है कि क्या करें। क्या आप कोका कोला का शेयर परचेज करेंगे? नेवर एवर, कभी भी नहीं परचेज करेंगे, बिकॉज उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आपको एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ठीक है,
और उस फ्रॉड में जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहाँ पे इस किस्म के लूज कंट्रोल है। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाता है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है? ऑफसेटिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑफसेटिंग प्रिंसिपल मींस यू शुड नॉट कंबाइन या नेट ऑफ, आपने ना तो कंबाइन करना है या नेट ऑफ करना है एसेट्स को, ना ही लाइबिलिटीज को और इनकम और एक्सपेंसेस को, अनलेस अकाउंटिंग रूल्स अलाउ। जब तक आपको अकाउंटिंग रूल अलाउ नहीं करती तब तक आपने उनको नेट ऑफ नहीं करना। अब नेट ऑफ करना क्या होता है? मिसाल के तौर पे, इफ अ बिजनेस हैज रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम अ कस्टमर, आपने एक कस्टमर से 50,000 लेने, ये 50,000 है, ये क्या है, लेने हैं, और एंड हैज टू पे हिम ₹20,000, और 20,000 ये देने हैं। आपने एक बंदे से 50,000 लेने हैं, 20,000 उसको जो है वो देने हैं, तो आप जो है वो उसको लिख लेंगे, सिर्फ जो है वो मैंने 30,000, आप इसको सेट ऑफ कर लेंगे जी, मैंने सिर्फ 30,000 जो है वो लेने हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं कर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग क्या कहती है कि ये जो 50,000 है इसको सेपरेटली आप अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे क्योंकि ये आपने लेने हैं, और ये जो 20,000 है इसको सेपरेटली जो है वो आप अकाउंट पेएबल में लिखेंगे क्योंकि आपने ये पे करने हैं। तो आप इनको क्या करेंगे, सेट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आमतौर पे जो है वो हम लोग कर लेते हैं कि हमने किसी से पैसे लेने हैं और देने हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको नेट कर लेते हैं, तो आपने यहाँ पे नेट नहीं करना उसे। आगे आ जाता है जी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो जो है वो बेस कर रहा है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये दोनों एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर देंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। अब इन अकाउंटिंग रिक्वायर्स एक्सरसाइजिंग क्वेश्चन, कि आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केयर जो है वो एक्सरसाइज करनी है अंडर अनसर्टेनिटी, जहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। अब अनसर्टेनिटी कहाँ इन्वॉल्व होती है, लेट्स सी। इंश्योरिंग एसेट्स एंड इनकम नॉट ओवरस्टेटेड, आपने कोशिश ये करनी है कि आपके एसेट्स और आपकी जो इनकम है वो ओवरस्टेट ना हो, ठीक है, और आपके जो लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस हैं वो अंडरस्टेट ना हो। अच्छा, ये ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करने से क्या ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा होता है? यस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर दें, यानी उसको जो है वो इन्फ्लेट कर दें, तो इससे क्या होगा, ज्यादा लोग वहां पे आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि भाई ये तो कंपनी बड़ी प्रॉफिटेबल है। या अगर आप जो है वो कंपनी की लाइबिलिटी, ठीक है, या कोई लॉस है या कोई एक्सपेंसेस है, इनको आप अंडरस्टेट करके यानी कम करके लिख दें, तो भी सारी बात है, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस आप कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली आपका। तो अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। तो इस तरह की विंडो ड्रेसिंग अलाउ नहीं है, जिसका पर्पस जो है वो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, रेवेन्यू एंड एसेट्स आर ओनली रिकॉर्डेड व्हेन दे आर सर्टन और रियलाइज। कहता है अगर रेवेन्यू है या एसेट है तो उसको उस वक्त तक आपने रियलाइज नहीं करना जब तक आपको सर्टन ना हो। सर्टन, ठीक है, सर्टन का मतलब है कि इसमें हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी मौजूद है, इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि इसमें आपको आपको श्योरिटी होती है कि आपको ये चीज मिल जाएगी, या फिर वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए, यानी आपके पास कैश ना आ जाए, तब तक जो है वो आपने उसको रेवेन्यू को या एसेट को नहीं लिखना। मिसाल के तौर पे आपने किसी कंपनी के ऊपर जो है वो केस फाइल किया हुआ है, ठीक है, लॉ सूट है, केस केस फाइल किया, ठीक है, और आपने हर जाने का दावा कर दिया जी, आपने $1 मिलियन, $1 मिलियन का, तो वो $1 मिलियन का जो हर्जाना है वो तो आपको तब मिलेगा ना जब अदालत फैसला करेगी। आमतौर पे तो इस तरह के हर्जाने के जो दावे होते हैं वो ऐसे उसकी पेमेंट नहीं मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आप इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे? नहीं, आप इसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, एसेट्स में नहीं लिखेंगे कि ये पैसे आपको मिलने वाले हैं $1 मिलियन, वो तो मिलने ही नहीं है आपको, ठीक है। जब अदालत फैसला करेगी तब की बात है, अभी फिलहाल तो नहीं आपको मिल रहे। बट ऑन दी अदर साइड एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एज सुन एज दे आर प्रोबेबल। अब यहाँ उसने सर्टन की बात नहीं की, यहाँ उसने कहा प्रोबेबल है, या अगर फोर्स ही कर रहे हैं ना आपको कि कोई एक्सपेंस आपका होने वाला है या कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है, तो फिर आप इवन अगर फाइनलाइज नहीं भी हुई, रियलाइज नहीं भी हुई, पैसे नहीं भी आपके जो है वो गए, तो भी आप जो है वो उसको लिख लेंगे। इसका मतलब है रेवेन्यू जो पैसे आ रहे हैं वो तब तक नहीं लिखने जब तक आपको श्योर ना हो जाए, और एक्सपेंस जो है वो अगर आपको लग रहा है कि आपको पे करना पड़ेगा, सर्टन नहीं भी है, तो भी आप लिख लेंगे। इसी को जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है हमारे पास जी एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट। अ कंपनी हैज अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख के अकाउंट्स रिसीवेबल हैं आपके, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज एक्सपेक्टेड दैट ₹5,000 में नॉट बी रिकवर्ड, के लाख के ऊपर जो है ना 5%, ठीक है, यानी ₹5,000 जो है वो लोग खा ही जाते हैं, आपका नहीं देते वापस। सो द कंपनी रिकॉर्ड्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इक्वल टू ₹5,000। प्रोविजन ऑफ बैड डेट जो है वो आप फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे 5,000 की, यानी वो क्या करेंगे आप
अपने अकाउंट्स रिसीवेबल से माइनस कर देंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपके जो है वो 1 लाख के हैं, तो उसमें से आप 5,000 जो है वो उसको माइनस कर देंगे, बाकी अकाउंट्स रिसीवेबल आपके 95,000 के रह जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है वो हो जाएगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होती है कि आपको पता है कि ये पैसे मुझे नहीं मिलने हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, पहले ही उसको जो है उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे आगे प्रोविजन क्या होती है। अच्छा जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है? सब्सटेंस ओवर, इसका मतलब ये है कि वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स रियल इकोनॉमिक, किसी भी चीज का आपने रियल इकोनॉमिक मीनिंग देखना है, ना कि जस्ट उसकी लीगल फॉर्म देखी है, ना कि उसकी लीगल शेप या फॉर्म देखनी है। इसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल ये है, बात कंपनी क्या करती है कि वो कैश जनरेट करने के लिए, ठीक है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं। अब मिसाल के तौर पे कंपनी के पास एक बिल्डिंग है, कंपनी सेल्स अ बिल्डिंग टू द बैंक फॉर 10 मिलियन, अपनी ही बिल्डिंग जो है बैंक को सेल कर देती है, ठीक है, एक एग्रीमेंट के थ्रू, और फिर उसी से वो बिल्डिंग जो है वो लीज पे ले लेती है। वो कहती है कि जी अब आप एग्रीमेंट करें कि यही बिल्डिंग हम आपसे लीज पे परचेज कर लेते हैं, और ये जो पैसे हैं 10 मिलियन की बजाय हम आपको कितने पैसे देंगे, हम आपको 11 मिलियन देंगे। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो कहती है नहीं भाई नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठहर जाए जरा, ये जो है ये सेल नहीं है। ये बाहर दिखने में लीगल फॉर्म अगर उसकी देखी जाए तो इट लुक्स लाइक अ सेल, लेकिन एक्चुअल में ये सेल नहीं है, बल्कि जो है वो ये एक किस्म का लोन है, जिसमें आप 10 मिलियन का लोन ले रहे हैं और 1 मिलियन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करें। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने इस तरह का काम नहीं कर, ठीक है, तो आपने उसकी सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे जाना है, ना कि उसकी लीगल फॉर्म के ऊपर। उसकी जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसको देखना है। उसके बाद आ जाती है जी न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या है? न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल मींस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अनबाइज्ड एंड ऑनेस्ट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अनबाइज्ड होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, विदाउट फेवरिंग एनीवन, किसी को फेवर नहीं करना, किसी की पोजीशन अच्छी नहीं दिखानी, किसी की पोजीशन बुरी नहीं करनी है। इन सिंपल वर्ड्स, रिकॉर्ड शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड टू प्लीज ऑनर्स, लोगों को खुश करने के लिए या इन्वेस्टर्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करने के लिए या मैनेजर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बनाने, बल्कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करनी है। जेन में रखिएगा, दिस इज ट्रू पिक्चर, ठीक है। ये न्यूट्रलिटी की बेस जो है वो ये है। एग्जांपल क्या है? कंपनी हैज सफर्ड अ लॉस, इट मस्ट रिपोर्ट द लॉस क्लियरली इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट और चेंजिंग द नंबर्स टू शो प्रॉफिट। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो फिर लॉस को शो करें, बजाय इसके कि आप इसको हाइड करें। तो जो हाइड करने वाला काम है वो आपने नहीं करना, बल्कि उसको आपने शो करना है और बताना है, चाहे उससे ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जो भी असर पड़े, लेकिन जो है वो जो फेयर और न्यूट्रलिटी है वो इस चीज को डिमांड कर रही है कि आप जो भी जैसा भी आपने परफॉर्म किया है वो लाजमी बताएं, अदरवाइज फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़े बड़े किस्म के फ्रॉड्स हो। अच्छा, इसके बाद बेसिस ऑफ वैल्यूएशन की बात करते हैं। अच्छा, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से मुराद ये है कि ये एसेट्स की वैल्यूएशन, एसेट्स, एसेट्स कहाँ लिखे होते हैं? ये आपकी बैलेंस शीट में होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डेमो लेक्चर के अंदर बैलेंस शीट आपको बनाना, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख लीजिएगा। वो सारे लेक्चर देख के फिर आपने अगला लेक्चर जो है वो कल का देखना है। अच्छा भाई, आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी वैल्यूड अंडर अ नंबर ऑफ बेसिस, मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर जो है वो हम उनको लिख सकते हैं। फॉर योर सिलेबस यू नीड टू नो द फॉलोइंग बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू है। अब हम इनको अलग-अलग देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, ठीक है, ये कोई पुरानी कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जिसपे हमने वो एसेट परचेज किया था, ठीक है, ऑन विच इट वाज परचेज। तो मींस दैट द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑन विच दे आर परचेज्ड, उस कॉस्ट पे जिसपे हमने परचेज किया। मिसाल के तौर पे एक व्हीकल है, वो आपने 1 लाख पे परचेज, व्हीकल 1 लाख, तो ये उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट है और आप यही जो है वो बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। वो बात की बात है कि हम इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करते हैं, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट कौन सी लिखनी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखनी है। अब आ जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मींस द अमाउंट नीडेड टू रिप्लेस एन एसेट विद एन आइडेंटिकल आइटम। बात का ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि ये हमने व्हीकल जो है वो चेंज करनी है, फिर हम उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट के लिए लिखी जाती है, आमतौर पे हम बैलेंस शीट में ये नहीं लिखते। किसी भी एसेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है कि अगर इस एसेट को हम बेच दें, यानी ये जो व्हीकल है इसको हम कर दें और इसी तरह की एक न्यू व्हीकल ले, ठीक है, जारी बात है इसको सेल करेंगे, कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, और इसी तरह की एक न्यू व्हीकल ले तो उस पर कितना पैसा लगेगा। मिसाल के तौर पे ये जो व्हीकल है ये बिकती है 20,000, ठीक है, और नई व्हीकल जो है वो 1,50,000 की है, तो हमें जो है वो कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये तो माइनस हो जाएंगे। तो 1,50,000 में से 20 जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि 20 तो हमें यहाँ से मिल गया ना इधर, तो 1,50,000 में से माइनस करेंगे तो 1,30,000 जो है वो क्या होगी? आप लोगों की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास बाइक है और आपने नई बाइक लेनी है, तो आप कहेंगे कि जो पुरानी बाइक है मेरी वो 10,000 रुपए की बिक जानी है, तो नई बाइक चूंकि 1 लाख रुपए की है तो 90,000 मुझे और डालना पड़ेगा। वो 90,000 क्या है? दैट इज योर
रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर उसको लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू है इसके बाद हमारे पास, इसको देखते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एक्सपेक्टेड प्राइस लेस एनी कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड इन गेटिंग द आइटम रेडी फॉर सेल एंड देन सेलिंग। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है? बात का ऐसा होता है कि वो जो एसेट है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो सेल हो सके, ठीक है, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारी रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो होने वाली होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपकी बाइक है, वो खराब पड़ी हुई है, चलती नहीं है, कोई खरीदेगा? नेवर है, ठीक है, वो तो फिर कबाड़िए को देनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप कहते हैं कि वो जो बाइक है उसके ऊपर आप 5,000 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है, आप उस पे 5,000 रुपया खर्च करते हैं, और 5,000 खर्च करके जो है वो फिर वो कितने की बिकती है? इट इज एक्सपेक्टेड प्राइस लेस एनी कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड। तो 5,000 खर्च करके वो अब आपकी जो बाइक है वो बिकती है कितने की? वो बिकती है 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 30,000 आपके पास आया, लेकिन 5,000 भैया आपने खर्च भी तो किया है। इसका मतलब है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 25,000। उसके बाद देखें जी, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू इज द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट एबिलिटी टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेट करने की जो एबिलिटी है उससे। मिसाल के तौर पे एक एसेट है, एक प्लांट है, उसकी एबिलिटी ये है कि वो एक साल में 1 लाख यूनिट बना, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो एक साल में या अपनी पूरी लाइफ में किसी चीज के 1 लाख यूनिट बना। तो इस बेस में जो है वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो उसकी कॉस्ट को जो है वो हम 1 लाख पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कारोबार करना है अगर आपने तो उसको आप सीख ले। वो क्या है? वो कहता है कि ऑनर एक मुख्तलिफ एंटिटी है, जबकि बिजनेस एक मुख्तलिफ एंटिटी है। तो आपने, इसका मतलब ये है कि जब ऑनर ने कारोबार को पैसे देने हैं तो उसको कैपिटल कहना है आपने, ठीक है? और जब बिजनेस ने ऑनर को पैसे देने हैं तो उसको आपने ड्राइंग कहना है। ऐसे नहीं है कि जब ऑनर का दिल करे शाम को जेब पैसों की भर के ले जाए, ऐसा। इसको रिकॉर्ड करेंगे बकायदा, इसको ड्राइंग्स का हेड बना होता है, वहां पे लिखेंगे। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से कारोबार को चलाएं तो ऑनर जो है उसको अलग देखना पड़ेगा, बिजनेस जो है उसको अलग से देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अच्छा भाई, इन अकाउंटिंग वी मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ऑनर। ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस रादर देन फ्रॉम द ऑनर। जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, when a person invests rupees 1 lakh into the business, it will be treated as the business has borrowed that much money from the owner. अगर ऑनर ने 1 लाख रुपया जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस से, तो ये समझा जाएगा कि उसने 1 लाख जो है वो बिजनेस ने जो है वो लोन लिया है ऑनर से, जिसको हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है? ये काइंड ऑफ लोन ही होता है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि आप अगर आप गौर करें तो वो लाइबिलिटी साइड पे लिखा होता है, वो बिजनेस के लिए भाई वो लाइबिलिटी ही है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। सिमिलरली इफ द ओनर withdraws some amount from the business then it shows as drawing in the books of accounts of the business, ठीक है? और अगर कोई पैसे वो लेता है बिजनेस से तो उसको ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि उसको ड्राइंग्स के तौर पे लिया जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बकायदा उसकी एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन अकाउंटिंग ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड which can be expressed in terms of money। कहते हैं हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी लिखा जा सकता है, ठीक है, जिनको पैसे में कैलकुलेट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ फैक्ट और ट्रांजेक्शन और हैपनिंग which cannot be expressed in terms of money is not recorded in accounting book, ठीक है जी। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप मॉनिटरी फॉर्म में आप उसको जो है वो ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास ना कोई प्लांट मौजूद, और ये जो प्लांट है ये किस जमाने का है? ये 170 के जमाने का है। आज जो है वो इसको कोई नहीं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन उस जमाने में आपने बड़ा महंगा खरीदा था। अब आप क्या कर रहे हैं कि उस प्लांट को आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो है वो बड़ी हाई वैल्यू के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये चलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, काम भी नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट आपने अपनी बैलेंस शीट को हाई शो करने के लिए, एसेट साइड को जो है वो थोड़ा सा गार्निश करने के लिए आपने क्या किया हुआ है? इस प्लांट को हाई कॉस्ट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपको तो खत्म कर देना चाहिए था उसे, लेकिन अभी भी अगर आप उसको रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या कर रहे हैं? आप वॉयलेट कर। उसके बाद है जी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली बेस है आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग की। अगर इसे कहा जाए कि आपकी सारी अकाउंटिंग की बेस है तो ये कुछ गलत नहीं हो। तो हर ट्रांजैक्शन जो है उसका डुअल इफेक्ट हो, डुअल यानी उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट जो है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं और दूसरा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ये क्या होता है?
आगे हम जाके इसकी बल्कि आपने उसमें हमारे डेमो लेक्चर्स में भी देखा होगा कि हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एलिमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हम करते हैं कि तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग जिसमें तमाम किस्म के फाइनेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, सेल्स होती हैं, परचेजेस होती हैं, कैपिटल है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज हैं, अकाउंट पेबल्स हैं, ये सारे के सारे ड्राइंग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। ईच ऑफ सच ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्ड टू एस्पेक्ट्स टू बी रिकॉर्डेड। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको दो हिस्सों में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, एक डेबिट और एक credit. The recognition of these two aspects of every transaction is known as dual aspect concept या फिर double entry system. इसको dual aspect concept अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको dual aspect concept कहा जाता है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट। ये बॉटम लाइन है, ये जो आखिरी लाइन बता दी है ना, ये इसका क्रक्स है सारा। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उसका डुअल इफेक्ट होता है, उसका डबल इफेक्ट होता है। उसको हम दो जगह पे लिखते हैं, इसीलिए आपकी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस होती है, इसीलिए आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है, अदरवाइज ये कभी भी बैलेंस ना हो। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कहते हैं अकाउंटिंग, हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर, हम कहते हैं कि हम 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ बाद, ठीक है, या 9 मंथ्स के बाद या 12 मंथ्स के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, फाइनेंशियल स्टेट, और हम देखेंगे कि आया बिजनेस जो है उसने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस किया, या और हम देखेंगे कि बिजनेस जो है उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट the life of the business should be divided into appropriate segment for studying the financial results shown by the enterprise after such set। ठीक है, तो क्या इसमें हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। साल साल 6 6 महीने बाद हम क्या करते हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना बना के देखते रहते हैं, और ये देखते हैं कि बिजनेस जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं सही कर रहा। बजाय इसके कि हम 3 4 5 10 साल के बाद जाके हमें पता चले कि बिजनेस जो है वो तो लॉस कर रहा था पिछले कई सालों से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक स्टूडेंट जो है वो जब स्कूल में दाखिल होता है तो क्या होता है, हर साल उसके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, हर साल एक फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम से पहले भी जो है वो उनके क्या होते हैं, मिड टर्म एग्जाम होते हैं। ठीक है, या उसके अलावा कोई और स्टैंड अप्स वगैरह होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, ये भी इसीलिए कि एक पीरियड का कॉन्सेप्ट है कि हमने पूरे साल को, जो बच्चे का पूरा एकेडमिक करियर होता है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ईयर बाय ईयर डिवाइड किया होता है, वो देखते हैं, और उसमें हमने मुख्तलिफ माइलस्टोन्स रखे होते हैं जिसको वो अचीव करता चला जाता है। इसी तरह से कंपनी ने भी कुछ माइलस्टोन सेट किए होते हैं। क्या होते हैं वो माइलस्टोन, वो प्रॉफिटेबिलिटी का माइलस्टोन होता है, या वो एसेट्स को इंक्रीज करने का माइलस्टोन होता है, ठीक है, या वो लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने का माइलस्टोन होता है। तो इस तरह कंपनी ने अपने लिए काफी सारे माइलस्टोन सेट किए होते हैं, और उनको वो हर साल जो है वो अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं। अ ईयर इज मोस्ट कॉमन इंटरवल ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, आमतौर पे एक साल का जो है वो ये इंटरवल होता है। सम फर्म्स अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड सम अदर कैलेंडर ईयर। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर भी कुछ अडॉप्ट करते हैं। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जून को, खत्म कब होता है, सॉरी 1 जुलाई को, और खत्म कब होता है, 30 जून। आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर ये होता है, लेकिन कुछ जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी करते हैं। ठीक है, कोई और इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसेट इज ऑर्डिनरीली इंटर्ड इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। इसको एक्वायर करने के ऊपर, एक्वायर का मतलब है इसको बाय करना, जब परचेज किया आपने उस वक्त जो आपने कॉस्ट इसके ऊपर इनकर की थी वही कॉस्ट जो है वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इसी के ऊपर आप एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाता है जी मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है। मैचिंग हो गया, प्रूडेंस हो गया, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, टेस्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। मैचिंग क्या कहता है कि मैचिंग प्रिंसिपल मींस एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प टू अर्न। मिसाल के तौर पे एक्सपेंस अगर जो है वो दिसंबर का है, ठीक है, तो आपने उसको जनवरी में पे, तो आप उसको कहाँ पे लिखेंगे, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसकी आएगा, दिसंबर की या जनवरी की? वो दिसंबर में आएगा, बिकॉज उससे रेवेन्यू भी तो आपने दिसंबर में अर्न किया है ना। तो आप जनवरी में ऑल दो आपने पे किया, लेकिन एक्चुअल वो एक्सपेंस किसका है, वो दिसंबर का है, तो आप उसको क्या करेंगे, दिसंबर में ही लिखेंगे। बच्चों 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं। ले जी, वी वर टॉकिंग अबाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड को चार्ज करना है, ठीक है, अदर पीरियड को चार्ज नहीं करना। ठीक है, सारी बात है।
इस पीरियड के अंदर जो है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हमने करके रेवेन्यू भी तो दिसंबर में जनरेट किया है ना, तो अगर रेवेन्यू इससे जो है वो हमने दिसंबर में जनरेट कर लिया और एक्सपेंस को आप चार्ज कर रहे हैं जाके जनवरी में, ये तो गलत बात है ना। फिर तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेंसेस को आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये इसकी सख्ती से ममानियत है, ये आपने नहीं कर। अब इसकी एक मिसाल भी दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। इफ अ कंपनी अर्न्स सेल रेवेन्यू इन 2025, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दोज सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड इन 2025। तो उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, जारी बात है, जो आपने चीजें बेची हैं उसकी कुछ कॉस्ट भी तो होगी ना, तो वो भी 2025 में ही आपने चार्ज करनी है, बजाय इसके कि आप उसको 2026 में ले जाएं। अगर आप उसको 2026 में ले जाएंगे, क्या होगा कि 2025 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो इन्फ्लेट कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बाज़ का कंपनी इस तरह की हरकतें करती हैं, तो इस पर्पस के लिए जो है वो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि उनको इससे बाज रखा जा सके। और जब ऑडिट होता है ना, तो वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रख के ही होता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर ये कहा जाए कि ये लॉ की हैसियत रखते हैं। उसके बाद है जी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता, ये पहले भी मैंने आपको बताया। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन मींस यू शुड बी केयरफुल इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड पॉसिबल लॉसेस इमीडिएटली। अगर आपको कोई लॉस नजर आ रहा है, इमीडिएटली रिकॉर्ड करें। अगर प्रॉफिट नजर आ रहा है तो उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है, तक आपको जो है वो पैसे आपको मिलने जाए। मिसाल के तौर पे आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हुए, शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे बैलेंस शीट में, आप जो है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करें। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए और उनकी वैल्यू गिर गई है, आपने 1 लाख के शेयर परचेज किए, कंपनी में आपके पास पैसा पड़ा हुआ था फालतू, आपने शेयर परचेज कर लिए, ₹1,00,000 के शेयर परचेज किए थे, वो 60,000 पे आ, क्या करेंगे, लॉस को रिकॉर्ड कर, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी को कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी कंजर्वेटिव हो के आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यस,